अरे अरे घर में आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ जल्दी। खिड़की में देख, खिड़की में जाके महसूस दिखा। अरे जल्दी कोई पुलिस को फोन करो, अंदर एक लाश पड़ी हुई है। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, इंस्पेक्टर अमोद मिश्रा बोल रहा हूँ। जी। देखिए, हमें कानपुर में एक जली हुई लाश मिली है। हाँ, लेकिन आपको शिनाख्त के लिए आना होगा। बेटा सुनिए, मीरा दीदी। कहा हुआ मीरा को? पुलिस का फोन था, लाश मिली है। ये कहा कह रही हो बहू? माँ जी शिनाख्त के लिए बुलाया। आप लोग आए शिनाख्त के लिए? हाँ जी, हम मीरा की माँ है। आइए। चौबीस साल की मीरा कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बिंदकी गांव में रहती थी। उसका मायका और ससुराल दोनों ही बिंदकी में था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसकी लाश कानपुर के एक घर में मिली। मेडिकल जांच और हालातों को देखकर ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि मीरा अपने मायके और ससुराल से इतनी दूर यहाँ क्या कर रही थी, या क्या किसी ने उसे यहाँ पहुंचाया था? एक मौत कई सवाल छोड़ जाती है, और मीरा की मौत के बाद भी कई सवाल उठे थे। आखिर क्या राज था मीरा की मौत का, और किसने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। हेलो, बधाई हो समदन जी, आप नानी बनने वाली हैं। कहा? हम नानी बनने वाले हैं? अरे प्रकाश, ए दुल्हन, यहाँ, अरे हम नानी बनने वाले हैं। अरे भाई, हम तो नानी बनने वाले हैं। हाँ, नानी बनने वाली हो आप, नानी और हम दादी का। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है का? तो लीजिए, आप अपनी बिटिया से ही बात कीजिए। अरे बिटिया, आओ तो अम्मा से बात करो। जाओ जाओ, बात करो बात करो। लो बिटिया। हाँ अम्मा, कैसी हो? हम अच्छे हैं बिटिया, तुम कैसी हो? और तुम्हारी आवाज सुनने के बाद तो हमारी तबीयत एकदम में ठीक हो गई है। देखो, हम नानी बनने वाले हैं भाई। अच्छा सुनो, एक बात अब ध्यान से सुनो, जरा तुम अपने ऊपर भी ध्यान दो, समझी? और समय समय पे डॉक्टर से जांच पड़ताल कराती रहना, ठीक है? और सुनो, और खाना पीना ठीक से जान लो। हाँ खुश रहो बिटिया। आज फिर पी के आए आप? तो ये इतना बोरा कह रही हो? तुम्हारे बाप के पैसे की पिएगा? है सारा घर में बाद में आता हूँ, तुम्हारा चकर चकर शुरू हो जाता है। चल खाना लगा। जबान चलाते हुए बहुत ही तेज चलती है तुम्हारी जबान। खाना बनाते हुए भूसा भर जाता है तुम्हारे दिमाग में। अम्मा को डॉक्टर ने कम नमक खाने के लिए बोला, बस इसीलिए कम नमक डालोगे। छोड़ से। देखो लल्ला, आज तक तुम जो लड़त झगड़ रही ना, हम तुम्हारे बीच में कछु नहीं बोले, पर अब थोड़ा समझो। अरे बहुरिया माँ बनने वाली है तो इका समझा दो। ये जबान है ना, उसे काबू में रखे, नहीं तो ये जबान काट देंगे एक दिन हम।
कुछ कम नहीं हो बहुरिया। तुमको मालूम है तुम्हारे आदमी का दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, तो काहे उसके मुंह लगती हो? मीरा, देखो बिटिया, शादी के बाद तो पति पत्नी में ये सब लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। दिल को ताड़ बना के मन में न रखो जरा सी बात को। पर अम्मा, अरे तनी सोचो तो सही, अगर तुम यहाँ पर बनी रही तो दुनिया क्या कहेगी? है तुम्हारे साथ साथ 10 बातें हमें सुननी पड़ेंगी भाई। अगर ये बात है अम्मा, तो एक काम करो, तुम ही हमें जहर दे दो, पर उस घर तो हम नहीं जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है दीदी? किसी हालत में ऐसी बातें नहीं करते। तो और कहाँ गए भाभी? हमारी तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। देखो मीरा, तुम परेशान ना हो, अभी अंदर जाओ और आराम करो। हम देखते हैं कि क्या करना है उन लोगों का, ठीक है? दीदी, हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है आपके आगे। हमारा मतलब है कोई तो रास्ता होगा कि ये सब कुछ ठीक हो सके। आपको क्या लगता है भाभी, हमने नहीं सोचा होगा इस बारे में? कितनी कोशिश की, पर 1 साल से वही रवैया, हम और नहीं सह सकते हम। दीदी, हम ये नहीं कह रहे कि आप वहां वापस चले जाएं। भाभी, कभी कभी तो लगता है कि हमारे होने वाले बच्चे के सामने भी हमें मारेंगे, पीटेंगे। हमें नहीं जाना है वापस। अच्छा सुनो, पहले हम लोग जो नमस्ते बहन जी। आप लोग? बहन जी, आप ही बताइए, अगर आपकी बहुरिया बिना बताए घर से भाग जाए तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए, अगर बाहर लोगों को पता चल गया ना, तो ना आपकी इज्जत रहेगी और ना हमारी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सब भुला के अपनी मीरा को लेने के लिए आए ना घर, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके और कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन तुम चुप ही रहो, अंदर जाके चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ। देखो बिटिया, एक औरत को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अरे ये तो किस्मत है तुम्हारी जो ऐसा ससुराल वाले मिले हैं। मत नहीं, बदकिस्मती है हमारी। अरे अब गुस्सा थूको, वो लोग सब कुछ भूल भाल के तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं, और एक तुम हो। देखो, जाओ उनके साथ, यही में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। अम्मा, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, आप जाके कह दो उनसे। अरे बात तो सुनो। हम माँ जी, माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। उन लोगों ने बहुत बुरा किया इनके साथ, साल भर तक मारपीट, गाली गलौज। माँ जी, इन्हें वहां वापस भेजना ठीक नहीं होगा। अरे दीदी, आप यहाँ बैठी हैं और हम आपको पूरे घर में ढूंढा है। कहो ना भाभी, आप ना ऐसे चुप चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करें, अब रहा ही क्या है हमारे पास कहने को। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी तो पूरी जिंदगी है आपके आगे दीदी, ऐसे अकेले कैसे काटेंगे? दीदी, आपके भैया एक बार हमसे कह रहे थे कि शादी से पहले आप कोई नौकरी करना चाहती थी, पर माँ जी ने आपकी शादी करवा दी। तो हम ये सोच रहे थे कि तब नहीं कर पाई, वो अब क्यों नहीं कर लेती? भाभी, अब कौन नौकरी देगा हमें? अरे अम्मा, लड़की का ज्यादा दिनों तक मायके रहना ठीक बात नहीं है। आपको उसके ससुराल जाने की कोई चिंता है कि नहीं?
तुमको क्या लगता है कि हमको कोई? ब्रजेश जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटिया। ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, वो जरा सर्दी जुकाम हो गया रहा। वैसे मीरा, हम तुमसे कहे थे ना कि कमरे में ही रहना। अरे किसी चीज का जरूरत है तो अपनी भाभी को कहो, नहीं तो हमको बोल दो। अम्मा वो, अरे अब ये वो ना करो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। हाँ ब्रजेश जी, ये बताइए कि वो हमारे हाईवे वाली जमीन के केस का क्या हो रहा है? अरे 10 साल तो हो गया और 5 साल से आप कहते हैं कि आज फैसला आएगा, कल फैसला आएगा। कब होगा फैसला? भाभी जी, आप तो जानती हैं कोर्ट कचहरी का काम। इस बार उम्मीद है कि अगली सुनवाई में फैसला हमारे ही पक्ष में आ जाए। चाचा जी आइए ना, बैठिए ना चाचा जी। बैठेंगे बाद में, पहले ये बताओ बात क्या है? भाभी जी से हम पूछते रहे, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है? कोई बात नहीं है चाचा जी। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। वकील हैं हम, इंसान की आंखों में देख के उसके मन को पढ़ लेते हैं। क्या हुआ है? मुकुल बाबू से कोई झगड़ा हुआ है क्या? देखो बेटी, हम तुम्हारे पिताजी के अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बेटी की तरह मानता हूं। क्या हुआ है? चाचा जी, मुकुल मुझ पे हाथ उठाता है। खैर, तुम चिंता मत करो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो। कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। आजकल मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर जल्दी करो भाई। हाँ बस 1 मिनट आए। अरे और कितना टाइम लगाओगी? अरे वो पता नहीं, हमारा मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा है। अरे बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे फोन के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। और वैसे भी वो फोन किसी काम का तो रहा नहीं, और हम पैसे दे तो रहे हैं। मायके जाके एक नया फोन और सिम कार्ड खरीद लेना अपने लिए। चलो अभी जल्दी। ठीक है। अच्छा माँ जी, चलते हैं। खुश रहो दुल्हन, संभाल के जाना है जी। चलते हैं दीदी। अपना ख्याल रखिएगा। चलो अब चले। चले। मीरा, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? देखो मीरा, मेरी बात सुनो। हम लेके आए हैं इन्हें यहाँ। जवाई जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अम्मा, हम इनसे कोई बात नहीं करना चाहते। इनसे कह दो चले जाएं यहाँ से। देखो मीरा, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत ही नाराज हो, लेकिन अब हम तुम्हें लेने आए हैं। आखिरकार कब तक रहोगी? चलो हमारे साथ चलो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और हमने एक बार कह दिया हमें नहीं जाना, मतलब हम नहीं जाएंगे। देख मीरा, लड़की का ज्यादा दिनों तक मायके रहना ठीक बात नहीं है। तू समझ रही ना हम क्या बोल रहे हैं? मान जाओ और अपने घर चली जाओ खुशी से। देखिए भैया, हमें भी यहाँ पे इस तरह रहने में कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप चाहते ना कि हम यहाँ नहीं रहे तो हम कहीं और चले जाएं, लेकिन अपनी ससुराल कभी नहीं जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, ना जाओ ना जाओ, बैठी रहो यहीं हमारी छाती पे, मुंह डालो बैठ के। क्या होगा है? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऊपर थूकेंगे, हमें 10 बातें सुनाएंगे, बेइज्जती करेंगे, पर तुम तो खुश रहोगी ना। ये सब क्या कह रहे हो अम्मा? अरे ठीक कह रहे हैं, बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया। अपने जीते जी अब हम इतनी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा है कि हम खुद अपनी जान दे दें। अरे तब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। तो ले आज हम अपनी जान दे के मानेंगे। जाओ कोई, अरे नहीं है, कोई नहीं रोक सकता हमको। जाओ अपनी जान दे के मानेंगे। अरे कोई ना रोको हमको। अम्मा, ऐसा मत करो अम्मा, हमें माफ कर दो अम्मा।
आप भी इसी वक्त अपने पति के घर चले जाएंगे? ऐसा मत करो अम्मा। अम्मा। कई माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि औरत पति के घर डोली में आती है और अर्थी पर ही निकलनी चाहिए। लेकिन कोई भी परंपरा या संस्कृति किसी की जिंदगी से कीमती नहीं होती और कानूनन एक औरत का अपने मायके में भी हक होता है और ससुराल में भी, जिससे उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता। जो पति शराबी हो और हिंसक हो, उसके पास अपनी बेटी को दोबारा भेजना उसे मौत के मुंह में धकेलना है। और मीरा की माँ और भाई उसके साथ यही कर रहे थे। तो क्या यही बात मीरा की मौत की वजह बनी थी या फिर दुश्मन कोई और था? बहरहाल मीरा वापस अपने ससुराल में थी और उसे फिर से जिल्लत और हिंसा से गुजरना था। क्या लगता है तुमको? हाँ, नहीं तुमको लगता क्या है कि तुम ससुरा यहाँ से ऐसे घर भाग जाओगी तो हम तुमसे डर जाएंगे का? इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना तुम। ये जो तुम्हारा तेवर है ना, ये ससुरा यहाँ नहीं चलेगा। लाइट एक कार रोना धोना लगा रखा है। हाँ? चला जा बिस्तर में। क्या सुनाई नहीं देता क्या एक बार? देखो, मैं छोड़ दो, हमारी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। यस। ससुरी हमें धक्का देती है। हाँ? हमको अब बताते हैं हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। हाँ? नहीं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, ऐसा नहीं करो। नहीं, 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 नहीं। खुश रहो दुल्हन। माँ जी, वो दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो का है ना दुल्हन, जौन दिन तुम अपने मायके गई नहीं ना, उसके अगले ही दिन मीरा अपने ससुराल चली गई। हाँ, अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ आओ जरा। वो हम कह रहे हैं कि वो जो फाइल है। लेकिन माँ जी, दीदी तो वहां जाना नहीं चाहती थी, फिर आपने। देखो दुल्हन, शादी के बाद ना बिटिया ने अपने ससुराल में ही अच्छी लगती, मायके में ज्यादा दिन अच्छी नहीं दिखाई देती। माँ जी, आपने बात की उनसे? कैसी है वो वहां? हमारे नए सिम में तो उनका नंबर ही नहीं है, हम बात ही नहीं कर पाए उनसे। भाई हमारा भी बात नहीं हुआ उससे। तुम चाहो तो फोन पे बात कर लो। जाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। ये दीदी का फोन क्यों बंद आ रहा है? का दुल्हन बात हुई मीरा से? हैं? नहीं माँ जी, उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। हमें तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। तो दामाद जी को फोन कर लो। हैं? उनका तो नंबर ही नहीं है हमारे पास। अब देखो हमारे फोन में होगा ना, उसमें बात कर लो। चलो हम ही कर लेते हैं। हेलो। हेलो दामाद जी, कैसे हैं आप? का आज बहुत ही चिंता हो रही है आपको हमारी? हाँ, क्या बात है, आप कुछ नाराज लग रहे हैं। वो का है ना सासू माँ, भगोड़ी तो है तुम्हारी बेटिया। अरे ये कहाँ बके जा रहे हैं दामाद जी? मुझे लगता है इस बार वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। क्यों, काहे नहीं बोलती है? देखिए, आप हमारी बेटी पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। आप नहीं जानती थी का कि आपकी बिटिया का शादी से पहले एक चक्कर चल रहा था? नहीं जानती थी आप? सब जानते हुए भी आपने अपनी बिटिया को हमारे घर भेज दिया ताकि इस पूरा समाज में ससुरा हमारी बदनामी हो जाए। अब आपको ना हम इस समाज के सामने ना नजरें उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा आप। हेलो हेलो, क्या हुआ माँ जी? क्या कह रहे हैं वो?
माँ जी, मीरा फिर से भाग गई। ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि उन्होंने जरूर दीदी के साथ कुछ गलत किया है। माँ जी, हमें उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। घर की चार दीवारी की बातें दुनिया के सामने आएंगी तो जग हंसाई होगी। हम प्रकाश से बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएगा मीरा को। लेकिन माँ जी, कह दिए ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे घर की इज्जत सरेआम नीलाम हो, समझे तुम? क्या हुआ, कुछ पता चला? माँ, हमने हर जगह ढूंढा, सबको पूछा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई है मीरा। साहब, क्या बात है? साहब हम गिरिजा हैं, हमें अपने नंदोई के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्यों, क्या किया उसने? साहब, 1 हफ्ता होने को आ गया है, हमारी ननद का कोई अता पता ही नहीं है और हमें शक है कि उनके पति ने उन्हें कहीं। इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती है आपकी ननद की गुमशुदगी में उसके पति का ही हाथ है? साहब, उनका ही हाथ है। आप एक बार चलकर कम से कम उनसे पूछताछ तो कर लीजिए। हमें डर है कि हमारी ननद की जिंदगी खतरे में। ठीक है, ब्लाउज है। मुकुल। जी साहब। मीरा के पति हो? हाँ साहब। 2 हफ्ते से तुम्हारी पत्नी गायब है और तुम्हें कोई अरे साहब, गायब नहीं है, भाग गई है। मतलब ससुरी चरित्रहीन थी साहब, भाग गई अपने यार के साथ। माँ जी, वो इंस्पेक्टर साहब को आपसे कुछ पूछना है। क्या? इंस्पेक्टर? तुमको मना किए थे ना पुलिस थाने जाने से, तो फिर? आप ही है मीरा की माता जी? जी। मीरा के पति ने हमें बताया कि शादी के पहले मीरा का किसी दूसरे आदमी के साथ में चक्कर था। आप बता सकती हैं कि वो लड़का कौन है? इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ उसका नाम पता है, इससे ज्यादा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या नाम है उसका? पवन शुक्ला। क्या लगता है आपको, आपकी बेटी उसी के साथ भागी है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। इस बीच में अगर उस लड़के के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिले, आप हमें बताइएगा। मिल गई तसल्ली है? पूरे समाज में हमारी बेइज्जती करा के। अरे उस मीरा ने नाक कटाने में कोई कमी रखी थी जो तुम पुलिस थाना करने लगी? माँ जी, हमें तो बस वो दीदी की फिक्र हो। बस एक तुम्हें ही तो फिक्र है, हमें तो कोई फिक्र है ही नहीं उसकी। अरे बेटी है वो हमारी बेटी, तुमसे ज्यादा तो हमारा दिल घबरा रहा है। देखो दुल्हन, बात को पुलिस थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंचा के तुमने अच्छा नहीं किया, जान ले। मीरा के अचानक बिना किसी को कुछ बताए गायब होने से सभी हैरान थे। यहाँ अफसोस की बात यह थी कि उसकी माँ शकुंतला भी एक औरत थी और सास भी, लेकिन मीरा की फिक्र सिर्फ उसकी भाभी को थी। अगर भाभी गिरिजा ने मीरा से बात करने की कोशिश नहीं की होती तो उसके गायब होने की बात भी पता नहीं चलती। गिरिजा ने समझदारी दिखाते हुए फौरन पुलिस में रिपोर्ट की और मीरा की तलाश शुरू हुई। लेकिन अगर मीरा अपने मायके और ससुराल में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? क्या वो सचमुच अपने पुराने दोस्त पवन के साथ चली गई थी या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ था? अरे घर में आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ जल्दी। खिड़की में जाएगा, कुछ दिखाएगा। अरे जल्दी कोई पुलिस को फोन करो, अंदर एक लाश पड़ी हुई है। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस का फोन था, लाश मिली है। कहाँ
कानपुर के जिस घर से मीरा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि वो घर किसी विशाल नाम के लड़के का है, जो अक्सर वहाँ आया जाया करता था। ये स्केच पहचानते हैं आप इसे? जी नहीं। आप पहचानती हैं? ये तो साहब, जब हम नहीं जानते तो वो कैसे जानेगी? इससे आप जानते हैं? विशाल नाम है इसका। नहीं साहब, इसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जान गए हैं साहब कि हमारा शक एकदम सही था। ये मीरा का एक आदमी के साथ चक्कर नहीं था, बहुत ही सारे आदमी के साथ चक्कर था। माँ जी, वो फोटो देखकर आपने ये क्यों कहा कि आप उस लड़के को नहीं पहचानती, जबकि आप अच्छी तरह से जानती है कि वो पवन की तस्वीर थी। हमरे पहचानने से का हो जाता दुल्हन, हमारी बिटिया तो वापस नहीं मिलती ना। और अगर हम पवन का नाम सबके सामने ले दिए होते तो मीरा के ससुराल वालों को हम पर उंगली उठाने का पूरा मौका मिल जाता कि वो सच थे और कोर्ट हमारी बिटिया में था। अम्मा, आप शांत हो जाओ। आपने जो भी किया एकदम सही किया। अगर ऐसी बात थी तो आपके सास ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो घबरा गई थी। उन्हें लगा कि अगर वो सच कहेंगी तो लोग उनके और उनकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगेंगे। इसका मतलब स्केच वाला लड़का पवन ही था? जी। हो सकता है कि मीरा ने ससुराल में पति के अत्याचारों और मायके से ठुकराए जाने के बाद अपने पुराने दोस्त पवन का सहारा लिया हो। फिर उसकी हत्या कैसे हो सकती है? और पवन क्यों गायब था? क्या पवन ने ही उसकी जान ली थी? आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर नहीं तो वो गायब क्यों था? गिरिजा के बयान के बाद पुलिस पवन को ढूंढने में जुट गई और आखिरकार 2 दिन बाद उसका पता भी चल गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा सामने आया जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। हमने मीरा को नहीं मारा, हम मीरा को बहुत प्यार करते, हम उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी अम्मा ने हमारी शादी कहीं और तय कर दी है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, पर हम अपनी खुशी के लिए अपनी अम्मा का दिल नहीं तोड़ सकते पवन। और हमें छोड़ के जा सकते? हो सके तो हमें भूल जाओ पवन। मीरा के चेहरे के पास हमारे पास कुछ नहीं बचा था साहब। हमने तो उसे कब का भुला के अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, लेकिन एक दिन अचानक वो हमें कानपुर के विजयनगर इलाके में दिखाई थी। दिखाई नहीं देता टक्कर। मीरा यहाँ सर, उसे वहां देखकर हम भी हैरान हो गए। मीरा यहाँ कैसे? उसने बोला कि वो अपने किसी अंकल से मिलने आई है जो वकील है। इतना कह के वो चली गई। फिर 2-3 दिन के बाद उसका कॉल आया। बहुत घबराई हुई थी। बोली कि ब्रजेश अंकल एकदम अच्छे आदमी नहीं, नौकरी देने के बहाने उन्होंने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे वहां से भाग गई, फिर हमसे मिली। तो क्या सोचा, कहाँ जाओगी? नहीं जानते। अपनी माँ के घर क्यों नहीं चली जाती? अब हमारी किस्मत में जो भी हो पवन, हम खुद ही देखेंगे, पर वहां तो कभी नहीं जाएंगे। सब मीरा के पास रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए हम उसे अपने बचपन के दोस्त विशाल के कानपुर वाले घर पे ले गए। उसकी देखभाल के लिए अक्सर हम वहाँ जाया करते थे। आस पड़ोस में नए लोग थे, तो इसलिए सबको हमने अपना नाम विशाल बताया। ब्रजेश वकील को जानते हो? हाँ सर। ब्रजेश? हाँ जी, क्या बात है? ये क्या बात है? सच बताते हैं, हमने तो उसे सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन एक रात हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी।
थोड़े बह गए थे हम। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी मदद का इतना सा एहसान चुका तुम्हारे साथ, बस एक बार। इतना ही हुआ, हम सच बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। साहब, कुछ पता चला दीदी को किसने? देखिए, अभी तक जितनी बातों का पता चला है उसके आधार पर शक तो 3 लोगों पे जाता है, पवन, ब्रजेश और मीरा का पति मुकुल। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला इनके खिलाफ हमें। मीरा वशिष्ठ की हत्या का केस दिन पे दिन उलझता जा रहा था। पुलिस को मीरा के पति मुकुल, वकील ब्रजेश और पुराने दोस्त पवन पर सिर्फ शक था, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जिससे असली कातिल का पता चल सके। गिरिजा और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मामला अब शांत पड़ने लगा था, लेकिन भाभी गिरिजा ने अपनी ननद के कातिल की खोज नहीं छोड़ी थी। इसलिए इस केस की फाइल बंद होती उसके पहले उसके हाथ कुछ ऐसा सबूत लगा जिसने डेड एंड पर पहुंच चुके इस केस को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये तो हमारी सिम लगती है। सुन जी, मैं जब माँ के घर गई थी तो अरे मंडी पहुंचने से पहले अनाथ गायब। आजा चल अरेस्ट कर। अरे रोशन, लेके चल। अरे साहब, कहाँ नहीं जा रहे? अरे साहब, ये तो सही। अरे साहब, अरे क्या किए हम लोग? क्या किए हैं अभी बताते हैं। क्या किए हैं? ये SMS मीरा ने मरने से पहले गिरजा को भेजा था। भाभी, हम कानपुर में हैं। भैया और अम्मा ने हमें यहाँ देख लिया है पवन के साथ। पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। आपका फोन नहीं लग रहा है, मैसेज मिलते ही फोन कीजिएगा। और बड़ी ही चालाकी से प्रकाश ने यह फोन गायब कर दिया। और गिरजा को उसके मायके भेज दिया ताकि मीरा और गिरजा में बात ना हो सके। पता नहीं हमारा मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा है। तुम्हारे फोन के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। मायके जाके एक नया फोन और सिम कार्ड खरीद लेना अपने लिए। लेकिन बदकिस्मती है आप लोगों की, वही पुराना सिम गिरजा को उससे कमरे से मिला। अरे साहब, अरे झूठ बोल रही है अमृत दुल्हन। अरे हम लोग तो पिछले 1 महीने से कानपुर गए नहीं है। हाँ, गिरजा झूठ बोल रही है, वो गलत है। प्रमाण है हमारे पास। गिरजा को गाड़ी से मिली रसीद।
और इसमें वही तारीख लिखी हुई है जिस तारीख को मीरा की हत्या की गई है। आप सच कह रहे हैं साहब, हमें भी अच्छे से याद है उस दिन प्रकाश भैया को एक फोन आया था। तुम्हें पक्की खबर तो है ना कि मीरा कानपुर में ही है? ठीक है, चलो भी फोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। और फोन आने के तुरंत बाद ये लोग निकल गए थे यहाँ से। हाँ, और इससे ये कहाँ साबित होता है कि हम लोगों ने मीरा को मारा है साहब? अरे भला आप ही बताइए, कोई सगी माँ अपनी सगी बेटी को कभी मार सकती है क्या? बिल्कुल मार सकती है। अगर एक सगी माँ अपनी बेटी से ज्यादा अपनी झूठी इज्जत को प्यार करे तो जरूर मार सकती है। वही किया तुम लोगों ने, और उसका सबूत है ये साड़ी। ये साड़ी जो प्रेस से नहीं जली है। सही कहा ना मैंने? मीरा को मारने के बाद उसे गले से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने के लिए जब तुम लोग उसे जला रहे थे तब जली है ये साड़ी। सारी सच्चाई सामने आ गई है, झूठ नहीं बोल सकती हो तुम। बोलो तुम ही ने मारा उसे। हाँ, मारे, हम ही मारे अपनी बिटिया को इन हाथों से। पर साहब, हम क्या करते? बहुत समझाए कि बिटिया ससुराल चली जाओ, पर तुम समझ ही नहीं रही थी। तो हम क्या करते? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने समाज में मुंह दिखाने के लिए हम मार दिए। हमारा एक आदमी कानपुर से हमको फोन किया कि उसने मीरा को पवन के साथ कानपुर में देखा है, तो हम लोग फौरन वहां के लिए चल पड़े। ओफो, अरे पूरा दिन भटकते भटकते बीत गया कानपुर में। तुम ये बताओ कि यही कानपुर में ही देखे थे कि कहीं और देख लिए थे? हाँ? पवन जल्दी चलो। कहाँ ठीक से नहीं बैठी हो क्या? अरे अम्मा और भैया ने हमें देख लिया, जल्दी चलो। ए बचवा, अरे हम मीरा को यहीं से देखे पवन के साथ जाते। तनी गाड़ी घुमाओ, जल्दी घुमाओ। उसके बाद साहब, हमने मीरा का पीछा किया और हमें उसके ठिकाने का पता चल गया। अम्मा, हाँ, कहे थे ना, कहे थे शांति से अपनी ससुराल चली जाओ, पर नहीं, तुमको तो समझे नहीं आ रहा था। बहुत समाज में नाक कटा चुकी हमारी, बहुत बेइज्जती करा चुकी है। अपने पति को छोड़ के यहाँ ही 2 टके के लौंडे पवनवा के साथ रंगरेलियां मना रही हो। नहीं अम्मा, हम कुछ गलत नहीं किया अम्मा। पवन तो बस हमारी मदद कर रहा था। बस बहुत हो गया। माँ जी, और आप दोनों कैसे मीरा दीदी को मार सकते? कैसे माँ जी, कैसे? लेके चलो दोनों को। चलो चलो चल। मीरा की माँ और भाई, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उन्होंने ही अपनी झूठी इज्जत के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
ऐसी इज्जत किस काम की जो एक माँ को अपनी बेटी और एक भाई को अपनी बहन का हत्यारा बना दे। मीरा को ना ससुराल ने सहारा दिया और ना ही मायके ने। और इन सब से अलग जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें वो भी मंजूर नहीं था। कहते हैं कि एक औरत ही औरत को समझ सकती है, लेकिन ये घटना उन क्रिमिनल केसेस में से है जिनमें एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। लेकिन मीरा की भाभी गिरिजा भी एक औरत थी जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी ननद को इंसाफ दिलाया। सबूतों के आधार पर अदालत में शकुंतला वशिष्ठ और प्रकाश वशिष्ठ को मीरा की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही मीरा के पति और सास को भी मीरा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने के लिए आईपीसी सेक्शन 498A के तहत 3 साल की सजा हुई। उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले वकील को भी मीरा के मोलेस्टेशन के लिए आईपीसी सेक्शन 354 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ मीरा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना। लेकिन हमारा मानना है कि असल कमजोरी मानसिक होती है, और अगर एक औरत मानसिक तौर पर आत्मनिर्भर और मजबूत हो तो वो खुद अपना सहारा बन सकती है। मीरा ने भी कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने परिवार वालों पर भरोसा ना करें, लेकिन सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि अपराधी किसी भी शक्ल में और किसी भी रिश्ते में हो सकता है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।